नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के कुछ ऐसे शब्द जो कि एफआईआर में या जब स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी जाती हैं तब यूज होते हैं। ये शब्द जो है वो हर एक लॉ स्टूडेंट को पता होने चाहिए और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। और जो भी लोग जिनके स्टेटमेंट्स पढ़ने के काम है, लॉ स्टूडेंट्स, लॉयर्स, सबके काम आने वाली वीडियो है। आप सबको ये हिंदी के शब्द पता होने चाहिए क्योंकि लोअर कोर्ट रिकॉर्ड्स में हिंदी ही ऐसा एक लैंग्वेज है जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में उसी में हिंदी में ही एफआईआर रिकॉर्ड करी जाती है। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। और आज हम 50 ऐसे हिंदी के शब्द समझेंगे। और ये ध्यान रखिए, ये जो वीडियो है ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि जुडिशरी पर्पस से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की वहां पर जरूरत पड़ती है। और इसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट जो वर्ड्स है वो है ab initio, जिसका मतलब है शुरुआत से या फिर आरंभ से। इसको ऐसे ही लिखा जाता है। जिसका मतलब क्या है अब हम ये जानते हैं। इसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द इंसेप्शन। आपने इस वर्ड को बहुत बार यूज किया होगा, बहुत बार अपने बैराक्स में पढ़ा होगा। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इसका मतलब है। और जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं शुरुआत से या फिर आरंभ से। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज एसेसरी। अब एसेसरी क्या होता है? इसको हम हिंदी में लिखते हैं उपसाधक। उपसाधक का क्या मतलब होता है? वन हु एड्स और गिव्स काउंटेनेंस टू अ क्राइम, यानी कि कोई एक पर्सन जो कि किसी एक क्राइम में अपना हाथ देता है, बेसिकली एक मदद करता है, एक तरह से एड करता है किसी भी क्राइम के होने को। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो हार्बरिंग हो, चाहे सप्लाई ऑफ वेपन्स हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह की एड, तो उसे हम एसेसरी या फिर उपसाधक बोलते हैं। जो अब हमारा अगला शब्द है वो है दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की जो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है वो एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी से उठाई गई डेफिनेशन है। ये जो हमारी डेफिनेशन हमें सेक्शन 18 भारतीय न्याय संहिता के अंडर दी हुई है, वो डेफिनेशन यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है क्योंकि ये डेफिनेशन जो है इट इज अ कॉमन डेफिनेशन विच कैन बी अंडरस्टूड बाय एनीवन। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि एन unexpected happening causing loss or injury which is not due to the fault of the person। ठीक है, एक्सीडेंट हमें समझ आ गया। दुर्घटना यानी कि किसी की कोई गलती नहीं होती है और गलती से अनफॉर्चुनेटली एक क्राइम जो है या फिर एक लॉस जो है या एक इंजरी जो है गलती से कर लिया जाता है। सॉरी, हम यहाँ पर क्राइम का वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि क्राइम में इंटेंशन होती है। हम यहाँ पर हमेशा लॉस या फिर इंजरी ही यूज करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का क्या मतलब होता है? सह अपराधी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अकम्प्लिस और एसेसरी में क्या डिफरेंस है। तो अकम्प्लिस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि कंटिन्यूअसली जब क्राइम हो रहा होता है तब वो दूसरे पर्सन का साथ देता है उस क्राइम को कमिट करने के लिए। लेकिन एसेसरी जो होता है उसका रोल यूजुअली बाद में शुरू होता है, यानी कि क्राइम को एक पर्सन कर चुका है, अब उस क्राइम को एक तरह से छुपाने के लिए आप कह सकते हैं या फिर उसको एट लास्ट मतलब उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो एक पर्सन हेल्प करता है हम उसे एसेसरी बोलते हैं। जैसे हार्बरिंग जो है वो एक एसेसरी करता है। हार्बरिंग का क्या मतलब है? हार्बरिंग का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो कि एक क्राइम कर आया है और उसे पुलिस ढूंढ रही है, कोई भी ढूंढ रही है, और आप उसे अपने घर में एक जगह देते हैं, उसे पनाह देते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं और पुलिस को नहीं बताते कि ये जो पर्सन है ये मेरे घर पर छुपा हुआ है, उसे हार्बरिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अकम्प्लिस की जो मीनिंग है वो है अ पर्सन हु इज नोइंगली, वॉलंटरीली और इंटेंशनली गिव्स असिस्टेंस टू अनदर इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। ठीक है,
नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का क्या मतलब होता है? एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप। अ स्टेटमेंट सेइंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, हमने किसी पे आरोप लगाए हैं, या फिर अभी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसी भी केस का कि उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा क्राइम किया है। ठीक है, तो हम एक्विजिशन को हिंदी में लिखते हैं आरोप। नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त। ठीक है, अ पर्सन अगेंस्ट whom an allegation has been made that he has committed an offense। अब एक्यूजिशन क्या था कि किसी के ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने ये क्राइम किया है, लेकिन जिस पर्सन पे वो आरोप लगे हैं उसे हम एक्यूज्ड बोलते हैं, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं अभियुक्त। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का हिंदी में मतलब होता है निरीक्षण। द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली और an official visit to a building or organization to check that everything is correct and legal। ये कैम्ब्रिज की डेफिनेशन है। इंस्पेक्शन का बेसिकली मतलब होता है निरीक्षण करना। इसको इंस्पेक्शन को हम हिंदी में निरीक्षण बोलते हैं। हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस को निरीक्षण करने के लिए दिया गया था। ओके, टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स को हम हिंदी में निरीक्षण बोलते हैं। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? अभिव्यक्त करार। ठीक है, अभिव्यक्त करार where the term and conditions are clearly stated and agreed upon by the parties involved। ठीक है, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी एक एग्रीमेंट है जिसमें हम क्लियरली एक्सप्रेसली कुछ भी कंडीशंस को लिखते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं अभिव्यक्त करार किया गया है। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में ये जो चीजें हैं वो एक्सप्रेसली मेंशन्ड हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज असॉल्ट। असॉल्ट का क्या मतलब है? हमला। अ सडन अटैक ऑन समबडी और समथिंग। ठीक है, हमला किया गया है। इस पार्टी ने, मान लीजिए गांव के कुछ लोगों ने किसी एक कपल पर हमला किया गया है। ओके, इसको ऐसे वर्ड को यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बाय लॉ। बाय लॉ का क्या मतलब होता है? विधि द्वारा, बाउंड बाय लॉ। ओके, विधि द्वारा मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब जैसे हमें रेड लाइट फॉलो करनी है, ये किसने बोला है? क्या ये चला आ रहा था पुराने जमाने में? क्या ये हमारा कस्टम है? नहीं ना, ये हमारे लॉ में प्रोवाइडेड है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर विधि द्वारा हम फॉलो कर रहे हैं कि हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना है। या फिर एक केस कोर्ट में कैसे चलेगा? ये हमारे लॉ में गिवन है, तो विधि द्वारा हम इसे फॉलो करते हैं। चलिए अब हमारा अगला शब्द है प्रार्थक या फिर निवेदक या फिर प्रार्थी। यूजुअली प्रार्थी लिखा जाता है काफी FIRs में, या फिर जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी, उसमें प्रार्थी लिखा जाता है। प्रार्थी का मतलब होता है प्रार्थक, या निवेदक का मतलब होता है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन होता है? कोई भी एक पर्सन या फिर कोई भी एक एंटिटी। अब एंटिटी क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्सन जो है वो केस फाइल करे, हो सकता है कि कोई एक फर्म या फिर कंपनी भी फाइल करे, तो हम उसे एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन और एंटिटी दैट इनिशिएट्स अ लीगल प्रोसीडिंग्स और फाइल्स एन एप्लीकेशन और पिटीशन अगेंस्ट एनी पर्सन। ठीक है, तो उसे हम जो बेसिकली अपनी एक तरह से कह सकते हैं अपनी प्रार्थना, ठीक है, अपनी प्रेयर जो रखता है उसे हम एप्लीकेंट बोलते हैं। ओके, प्रार्थी, प्रार्थक, निवेदक। ओके, डिफेंडेंट क्या होता है? प्रतिवादी, यानी कि जो पर्सन जो है वो अपने केस को डिफेंड कर रहा है एक तरह से। ठीक है, अ पर्सन और एंटिटी दैट इज एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम और बीइंग सूड इन अ सिविल केस। ओके, किसी भी सिविल केस में या फिर किसी भी क्राइम में अगर कोई पर्सन जो है वो डिफेंड कर रहा है अपने आप को, एक्यूज्ड है, तो उसे हम प्रतिवादी बोलते हैं। FIR क्या होता है? FIR होता है प्राथमिकी या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट। ओके, यूजुअली हम इसे प्राथमिकी ही बोलते हैं। A document that the police prepares when they receive a information about the cognizable offense। ठीक है, cognizable offense क्या होता है उसकी हिंदी हम आगे पढ़ेंगे।
तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रिपेयर किया जाता है पुलिस स्टेशन में जाकर, जब आप अपनी कंप्लेंट को या एफआईआर को उनके आगे अपनी कंप्लेंट, अपनी जो भी ग्रीवेंस है उसको अपनी पुलिस ऑफिसर के सामने रखते हैं, तो फिर उसे हम एफआईआर बोलते हैं, ठीक है, जब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज क्राइम? क्राइम का मतलब होता है अपराध, एन इलीगल एक्शन और एक्टिविटी बाय विच अ पर्सन कैन बी पनिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कोई भी ऐसा क्राइम एक्टिविटी, सॉरी, कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी या फिर एक्शन जो कि बाय लॉ अलाउड नहीं है, हम उसे क्राइम बोलते हैं, यानी कि हिंदी में होता है अपराध। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, सेक्शन। अब सेक्शन को कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है इसको धारा, ठीक है, अ डिस्टिंक्ट पोर्शन और प्रोविजन ऑफ अ लीगल कोड और सेट ऑफ लॉज ऑफन एस्टैब्लिश्ड अ पर्टिकुलर लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि सेक्शन एक लॉ है हमारा, आईपीसी था, ठीक है, बीएनएस है, उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो वो जो कैटेगरीज एक एक करके एक्सप्लेन करी जाती है उसे हम सेक्शन बोलते हैं, उसे हम धारा बोलते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम लिखा करते थे धारा 302 के तहत हम इसे मर्डर के लिए कन्विक्ट कर रहे हैं, ओके, सो इसे सेक्शन को हम हिंदी में धारा बोलते हैं। नाउ प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है? प्लेस ऑफ अकरेंस है घटना स्थल, यानी कि जहां पर क्राइम हुआ है, द प्लेस ऑफ अकरेंस, जिस जगह पे कोई भी क्राइम ऑफेंस हुआ है उसे हम घटना स्थल बोलते हैं। द लोकेशन वेयर अ वाइटल इवेंट सच एज एक्सीडेंट, असॉल्ट और इंटेंशनल सेल्फ हार्म टुक प्लेस, ओके। नाउ व्हाट इज कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट? कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट कौन है? जो कि बंदा आ रहा है पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए, उसे बोलते हैं हम कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट। इसका हिंदी में क्या मतलब है? शिकायतकर्ता या फिर सूचनाकर्ता। शिकायतकर्ता कौन है? कंप्लेनेंट, और सूचनाकर्ता कौन है? इन्फॉर्मेंट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेंट जो है वो कंप्लेनेंट भी हो, समझ रहे हैं आप? कंप्लेनेंट एक ऐसा पर्सन है जो खुद आके अपनी शिकायत को दर्ज करवाता है, लेकिन इन्फॉर्मेंट एक ऐसा पर्सन है जो हो सकता है कि वो शिकायत दर्ज ना करवाए, लेकिन वो ये बताए कि ऐसा ऐसा क्राइम एक फलानी जगह पर हुआ है, ठीक है। द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन विच लीड्स टू लॉजिंग ऑफ द रिपोर्ट, ओके। नाउ व्हाट इज अननोन एक्यूज्ड? इसे भी हमारे एफआईआर में यूज किया जाता है। इसका हिंदी में मतलब होता है अज्ञात अभियुक्त। काफी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, वहां पर कोई, हम अब वहां पर एक्यूज जो है वो बैठा थोड़ी ना रहेगा अपनी शक्ल दिखाने के लिए कि मैं ही हूँ जिसने मारा है, ऐसा नहीं होता। तो काफी बार जो होता है, जैसे रात के अंधेरे में क्राइम हुआ है या किसी भी ऐसी लोनली लोकेशन पे क्राइम हुआ है जहां पर नहीं पता, कोई और इंसान आता जाता नहीं है और क्राइम हो चुका है, काफी टाइम बाद पता चल रहा है, तो उस केस में हम जब रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो जरूरी नहीं है किसी एक्यूज्ड का नाम लिखा हो, यानी कि अभियुक्त का नाम लिखा हो, हम वहां पर अज्ञात अभियुक्त करके लिखते हैं कि हमें अभी नहीं पता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम ढूंढेंगे कि किस पर्सन ने क्राइम किया, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, 19th वर्ड, विच इज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन को हिंदी में बोला जाता है थाना, द ऑफिस ऑफ हेड और द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लोकल पुलिस फोर्स, ठीक है। पुलिस स्टेशन जो होता है वो किसी एक लोकल एरिया का, किसी एक जुरिस्डिक्शन का, किसी लोकल एरिया का जिसके ऊपर इस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन बनती है, वो वहां की जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, क्राइम होता है या कुछ भी, वो उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में यानी कि थाने में दर्ज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लॉयटेशन। व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। शोषण, द एक्ट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन और समथिंग फॉर वन्स ओन बेनिफिट, ओके। तो शोषण का मतलब होता है किसी को एक ऐसी स्थिति में डालना जहां पर हम उसका एडवांटेज ले सकें अपने फायदे के लिए और उसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमने इससे पहले समझा था कि इंफॉर्मेंट किसे बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन को हिंदी में बोलते हैं सूचना, और इसको कुछ ऐसे वर्ड्स में यूज किया जाता है जैसे कि हमें पुलिस जब रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट तो वैसे करती है कि इस एसआई द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई है, ठीक है, और आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। द गिविंग और रिसीविंग ऑफ नॉलेज और इंटेलिजेंस, क्लियर।
नाउ व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? अभी हमने पढ़ा था कि एफआईआर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रिकॉर्ड करी जाती है। अब हम समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध। ठीक है, द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ क्राइम दैट अ पुलिस ऑफिसर कैन इन्वेस्टिगेट अरेस्ट विदाउट वारंट। ये ऐसे संज्ञेय अपराध है, यानी कि दे आर सो वी कैन से हार्डकोर हीनियस काइंड ऑफ क्राइम्स, सीरियस क्राइम्स, जो कि पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के भी वहां पर एक्शन ले सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? जहां पर पुलिस जो है वो बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है गैर संज्ञेय अपराध, यानी कि लेस सीरियस ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अपेलेंट। अपेलेंट का मतलब क्या होता है? अपीलार्थी। अपीलार्थी जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है, तो इट इज इजी टू लर्न। अपेलेंट का मतलब होता है अपीलार्थी, अ पर्सन हु अप्लाइज टू अ हायर कोर्ट फॉर द रिवर्सल ऑफ द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। ठीक है, हम अपील डालते हैं एक हायर कोर्ट में क्योंकि हम जो है लोअर कोर्ट के डिसीजन से, जो उन्होंने जजमेंट दी है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और ये अपील का जो होता है, हमारे पास कई बार राइट होता है और कई बार राइट नहीं भी होता है। तो जहां पर नहीं होता है वहां पर अपील नहीं डलती, और जहां पर होता है वहां पर हम अपीलार्थी बन जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन या फिर असर्शन, जिसका मतलब होता है अभिकथन। अ स्टेटमेंट दैट हैज नॉट बीन प्रूवन दैट एक्यूजेस समवन ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हो रहा होगा कि एक एलिगेशन में और हमारा जो दूसरा वर्ड था एक्विजिशन में, इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिगेशन एंड एक्विजिशन? तो एक्विजिशन हम पहले पढ़ के आए हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है आरोप, और एलिगेशन का मतलब है अभिकथन। ठीक है, तो जो हमारा एलिगेशन है इसको हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि हम बोलते हैं कि किसी पर्सन ने किसी पर ये एक अभिकथन लगाया है। इसका मतलब क्या है कि उसके पास, जिस पर्सन ने एक एलिगेशन लगाया है, उसके पास प्रूफ नहीं है अपनी स्टेटमेंट को या अपने एलिगेशन को प्रूव करने का। लेकिन जो हमारा एक्विजिशन होता है उसमें एक पर्सन के पास एक रीजनेबल रीजन होता है कि मैंने ये पर्सन पे ये आरोप क्यों लगाया। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन आई विटनेस हो सकता है किसी क्राइम का, ठीक है, या किसी पर्सन ने किसी को आते जाते देखा हो उस जगह पे, उस टाइम पे जहां पर क्राइम हुआ है, तो उस जो पर्सन अपन एक एक्विजिशन लगा रहा है, यानी कि आरोप लगा रहा है, उसके पास एक रीजन है उस आरोप को लगाने का। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि वो सही रीजन था कि नहीं, लेकिन उसके पास एटलीस्ट एक रीजन तो है। लेकिन जहां पर एलिगेशंस होते हैं वहां पर कोई रीजन नहीं होता। एलिगेशंस किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं, एनिमिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिगेशन एंड एक्विजिशन। तो एलिगेशन का मतलब है अभिकथन और एक्विजिशन का मतलब है आरोप। ठीक है, एविडेंस का मतलब है साक्ष्य। ये तो अब हम सभी को पता चल गया है क्योंकि हमारे द एविडेंस एक्ट का ही नाम चेंज कर कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। ठीक है, तो साक्ष्य का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू प्रूव समथिंग। ये एक जो हमारी एविडेंस की डेफिनेशन हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई है, वो डेफिनेशन नहीं है। आई एम अगेन सेइंग दिस इज अ जनरल डेफिनेशन which can be understood by each and everyone, even if the person is not a law student. Okay, now documentary का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है दस्तावेजी। Documentary evidence is a type of evidence in law that refers to documents or electronic records that are produced for inspection of the court. ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये मैंने वहीं से ली है, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब होता है यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य। ओके, प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी गण, द पार्टी हु स्टार्ट्स द लॉ सूट अगेंस्ट अनदर पार्टी इन ऑर्डर टू सीक लीगल रेमेडी। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारे
वर्ड्स हैं पिटिशनर, डिफेंडेंट, एप्लीकेंट, अपेलेंट, ठीक है, प्लेंटिफ। तो इन सब की जो हिंदी होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड्स हैं, तो हिंदी में भी इनके अलग अलग ही अर्थ हैं। तो आप समझिए, और जब आपके ट्रांसलेशन की बारी आती है तो आप सही वर्ड्स का यूज कीजिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड है रिलीफ। रिलीफ का मतलब है अनुतोष। अनुतोष मतलब द रिड्रेस और असिस्टेंस दैट अ पार्टी सीक फ्रॉम द कोर्ट। अब एक पार्टी जो है वो कोर्ट में क्यों जाती है, क्योंकि उसे अल्टीमेटली रिलीफ चाहिए होता है। रिलीफ का क्या मतलब है, अनुतोष। ओके, कोर्ट का मतलब है न्यायालय, ये हम सबको पता है, ठीक है। और हाई कोर्ट को हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। ओके, अ प्लेस वेयर लीगल केसेस एंड ट्रायल्स आर हेल्ड, जहाँ पे कोर्ट बैठती है, जहाँ पर जज बैठता है और केसेस को सुनता है, हम उसे कोर्ट बोलते हैं, हम उसे हिंदी में न्यायालय बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर क्लेम्स। काउंटर क्लेम्स का क्या मतलब है, प्रतिदावे। प्रतिदावे, प्रतिवादी था ना, प्रतिदावे, ठीक है। प्रतिदावे कौन करता है, अगर प्रतिवादी जो है हमारा डिफेंडेंट है, तो प्रतिदावे भी हमारा डिफेंडेंट ही करता है। द प्लेंटिफ इनिशिएट्स अ लॉ सूट, एंड जो डिफेंडेंट है वो रिस्पॉन्ड करता है टू दैट लॉ सूट विद क्लेम्स ऑफ देयर ओन अगेंस्ट द प्लेंटिफ। यानी कि अगर हम प्लेंटिफ ने कोई एक क्लेम रखा है, तो जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ सिर्फ उसे डिफेंड ही करेगा। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ के खुद के कोई क्लेम्स है, तो उसी केस में वो दूसरा केस बिना फाइल किए उसी केस में वो अपने क्लेम्स रख सकता है। तो जब वो कोई क्लेम्स रखता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ, हम उसे प्रतिदावे या फिर काउंटर क्लेम्स बोलते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है कथन। हम कथन रिकॉर्ड करते हैं ऑफ पीपल व्हेन यू नो एन एफआईआर इज फाइल्ड। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों के कथन जो है उनको रिकॉर्ड करते हैं, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। समथिंग दैट इज सेड स्पेशली फॉर्मली और ऑफिशियली। व्हाई? बिकॉज दीज स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड, दे आर ऑफिशियल। ओके, अब रूल्स और रेगुलेशंस को क्या बोलते हैं, नियम विनियम, ठीक है, नियम विनियम। Rules are directives that guide behavior and activities. Regulations are official rules and directives that are established by the government. Okay, समझ गए आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब? यूजुअली इन वर्ड को साथ में यूज किया जाता है, तो हम हिंदी में भी इनको साथ में बोलते हैं नियम विनियम, ठीक। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को हिंदी में बोला जाता है पहचान परेड परीक्षा। इजी, टेस्ट परीक्षा, आइडेंटिफिकेशन पहचान, परेड तो परेड ही है, ठीक है। द टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द विटनेस टू पिक आउट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्संस इफ he is present who the witness has said that he has seen previously on a specified occasion। यानी कि किसी क्राइम के दौरान या किसी ऐसे ऑफेंस के दौरान, क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान अगर किसी पर्सन ने किसी को देखा है और वो उसे नहीं जानता, सिर्फ उन्हीं केसेस में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है जहां पर जो विटनेस है वो एक्यूज को कभी नहीं देखा है या फिर कभी नहीं जानता, ताकि जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कराई जाए तो वहां पर उन अन्य लोगों में से वो चूज कर सके कि कौन सा पर्सन जो था वो क्राइम के लिए लायबल है। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंसाइंस। कंसाइंस का क्या मतलब होता है, अंतःकरण। अंतःकरण मतलब इनवर्ड नॉलेज और कॉन्शियसनेस, अ मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। यानी कि जो एक कंसाइंस, एक कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है, जो कि हमें बताती है कि ये कार्य सही है या गलत, उसे हम अंतःकरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इलीगली का मतलब है अवैध तौर पर, यानी इलीगली मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अगेंस्ट द लॉ, अनलॉफुल, इलिसिट, ऑल्सो नॉट ऑथराइज्ड और सैंक्शन बाय द रूल्स ऑफ लॉ। जो कि लॉ ने मना किया है हम उसे इलीगली बोलते हैं। यानी कि हथियार अपने घर पर रखना इलीगल है, अवैध तौर पर। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इम्पाउंड। इम्पाउंड का क्या मतलब होता है, प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध का मतलब टू टेक कंट्रोल ऑफ इन द कस्टडी ऑफ द लॉ और बाय द लीगल अथॉरिटी। कोई भी चीज जो जब्त कर लेती है हमारी
अथॉरिटी, यानी कि अगर हमारी पुलिस कोई भी चीज जो है उसको अपने कस्टडी में रख लेती है तो हम उसे इम्पाउंड कहते हैं, सीज, टू सीज। ओके, इसे हम जब्त या फिर प्रतिबद्ध भी बोलते हैं। प्रतिबद्ध इज द करेक्ट वर्ड। चार्जशीट का मतलब है आरोप पत्र। आरोप पत्र मतलब एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन विच अ पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द क्राइम अ पर्सन हैज इज एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, चार्जशीट हम सबको पता है कि उसमें चार्जेस लिखे जाते हैं, आरोप लिखे जाते हैं, पढ़ा था ना हमने आरोप। आरोप लिखे जाते हैं कि इस पर्सन ने ये चीजें जो हैं वो करी हैं। ओके, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसे हम बोलते हैं परिस्थनजन्य साक्ष्य। परिस्थनजन्य साक्ष्य, evidence that does not on its face prove a fact or issue but gives rise to a logical inference that the fact exists। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि हमें सराउंडिंग्स बताते हैं। एक केस में जरूरी नहीं है कि वो एक डायरेक्ट एविडेंस हो, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर भी हमारे काफी केसेस जो हैं वो सॉल्व होते हैं। ओके, और जजमेंट्स भी दी जाती हैं। नाउ व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज का मतलब होता है खंड, यानी कि a specific point or provision in a law or a legal document। ठीक है, clause so and so होता है ना, तो उसको हम खंड बोलते हैं हिंदी में। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है समझौता। समझौता मतलब an agreement between opposing parties to settle a dispute or reach a settlement in which each gives some ground। ठीक है, दो पार्टीज हैं, उन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है, अब केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते या केस फाइल जो है उन्होंने किया उसको वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ, अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पुलिस जब जाकर, यहाँ पर वैसे EN वाला इंक्वायरी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो पूछताछ कर रही है, मैजिस्ट्रेट द्वारा नहीं है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट द्वारा होता तो फिर उसे हम IN वाला इंक्वायरी बोलते। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन IN वाली इंक्वायरी और EN वाली इंक्वायरी। EN वाली जो इंक्वायरी होती है, इट इज कैजुअल काइंड ऑफ पूछताछ करना, पता करना, जानना, दिस इज नोन एज इंक्वायरी। लेकिन जब हम इंक्वायरी बोलते हैं वो मैजिस्ट्रेट करता है अपने लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्वायरी जो है इट इज डन बाय द पब्लिक ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स और एनीवन। वैसे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन जब वो काफी बार प्रायर टू फाइलिंग ऑफ FIR या फिर इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ FIR वो कभी कभार सिर्फ वैसे ही जांच पड़ताल करने चली जाती है, तो हम उसे भी पूछताछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्फेशन। कन्फेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वीकारोक्ति। ठीक है, एन एक्ट ऑफ एडमिटिंग दैट यू हैव डन समथिंग बैड और रॉन्ग। अपने ही गिल्ट को जब एक पर्सन किसी भी पर्सन के पास जाकर एक्सेप्ट कर लेता है उसे हम कन्फेशन बोलते हैं। ठीक है, अपने गिल्ट को, अपने रॉन्ग को, अपने एक्ट, अपने ऑफेंस जो भी उन्होंने किया है उसको जब वो एक तरह से खुद से बताता है कि मैंने ये किया है, तो उसे हम कन्फेशन बोलते हैं, यानी कि स्वीकारोक्ति। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में बोलते हैं षड्यंत्र। षड्यंत्र का क्या मतलब होता है? अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई भी दो लोग अगर मिलकर कुछ गलत काम, इलीगल काम करने की सोचते हैं और उसके फर्दरेंस में काम करते हैं तो हम उसे षड्यंत्र रचना कहते हैं। ठीक है, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि मतलब an official declaration that someone is guilty of an specific criminal offense। ठीक है, कन्विक्शन यानी कि अब हम ये ठहरा चुके हैं कि एक पर्सन जो है किसी ऑफेंस के लिए लायबल था, तो उसे हम दोष सिद्धि यानी कि दोष का सच हो जाना, दोष सिद्धि कहते हैं। ओके, डेफोमेटरी स्टेटमेंट मतलब कि डेफोमेशन क्या होता है? मानहानि। डेफोमेटरी क्या होती है? मानहानि कारक। ओके, डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप बाय सेइंग और राइटिंग बैड थिंग्स अबाउट देम
that are not true. Okay, that is known as defamatory, यानी कि मान हानिकारक. Our next word is encroachment. encroachment मतलब कि गैर कानूनी कब्जा. हम सुनते हैं ना, गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया है हमारी लैंड पर, तो दैट इज नोन एज encroachment. Entry to another's property without right or permission. Next word is judge. Judge यानी कि न्यायाधीश, someone who is legally empowered to give a definitive judgment in legal proceeding. ठीक है, जज यानी कि न्यायाधीश, जिसके पास राइट है, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटी है कि वो एक डेफिनेटिव लीगल जजमेंट दे सके जब उसके सामने लीगल प्रोसीडिंग्स चलती हैं तब. ओके, फॉरबिडन मतलब कि निषिद्ध. निषिद्ध मतलब नॉट परमिटेड बाय ऑर्डर और लॉ, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ. ठीक है, निषिद्ध बाय लॉ. ओके, इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जांच, जांच पड़ताल करके आए हैं, सुना है ना आपने, तो इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच. प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन हिज बिहाफ. ओके, इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जांच पड़ताल कर कर आना. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. 50 हमारे वर्ड्स हो चुके हैं जो कि मैंने आपको इंग्लिश, हिंदी और उनके मीनिंग समझा दिए हैं. आई होप दिस लेक्चर वाज यूजफुल फॉर यू. और आप कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स को यू नो दे विल कम हैंडी फॉर यू जबकि आप अपने लॉ को ग्रेजुएट कर चुके होंगे, या फिर आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ट्रांसलेशन का काम आता है. तो उन सभी जगहों पर ये हिंदी के वर्ड्स हमारे यूजफुल हैं. सो थैंक यू सो मच. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर videos like this for you all. Thank you.